गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, क्या हाल चाल सभी के। विनीत, मानिक, रोशन, मनीष, धीरज, आयुष, प्रिया, शशि, अक्षय, मोहित, रावत सिंह, सचिन, विनय, हर्षित, जयदीप और साक्षी, रामाराजू, मोहित, रुपेश, अजय, रितिका, हेमंत, प्रांजल, केशव, अशोक, दीपक एंड ऑल अदर, सबको गुड इवनिंग। चलिए जी, शुरू करें आज का कार्यक्रम। टॉपिक चल रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, या आप कह सकते हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, चैप्टर नंबर 19। लास्ट दो सेशन में हमने कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक जैसे कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स, नो क्लार एंड कुछ रेलिवेंट प्रोविजंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, ब्रांच ऑफिस, केवाईसी नॉर्म्स, तो ये टॉपिक अब तक हमने कवर अप करे हैं। चलिए, हाँ जी रोहित क्या कह रहे हैं, प्लीज स्टार्ट से बता दो। स्टार्ट से मतलब शुरू करें दोबारा से। हाँ जी रोहित, कहां से स्टार्टिंग बताओ। क्या पुराने वाले दोनों लेक्चर दोबारा कराने हैं आज, या कुछ और स्टार्ट कह रहे हो। तो आज हमें जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आज, कल, परसों और उसके बाद भी एक दिन और चलेगा, एंड दैट इज शेड्यूल्स टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। 10 मिनट में रीकैप कर दो। अच्छा, जो जो चीजें अब तक पढ़ी हैं, ओके, कोई इशू नहीं। लो जी, चलो बढ़ते हैं। 10 मिनट में पुराना सब रिवाइज करना है। सबसे पहले हमने बात की थी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट आर टू बी फॉलोड बाय अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट। कितने हैं? 5। पहला फंडामेंटल प्रिंसिपल है इंटीग्रिटी का, सेकंड वन ऑब्जेक्टिविटी, थर्ड वन प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, फोर्थ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड फिफ्थ प्रोफेशनल बिहेवियर। सेक्शन 110 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स कहता है that each professional accountant shall comply with the code of ethics। जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनकी कंप्लायंस जरूरी है, एंड इफ compliance with one fundamental principle it is in conflict with the compliance with another fundamental principle, then you may discuss with others within the firm or employing organization, TCWG, institute और लीगल काउंसिल। देयरआफ्टर फिर हमने बात की थी कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं वेयर प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। सो उस रेफरेंस में हमने डिस्कस किया था दैट इन 3 सिचुएशन द कॉन्फिडेंशियलिटी प्रिंसिपल्स को हम साइड पर रख सकते हैं। क्या है वो प्रिंसिपल? नंबर 1, डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, disclosure is permitted by law and authorized by client, and there is a professional duty or right to disclose। फिर हमने बात की थी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने से पहले क्या क्या चीजें हमें कंसीडर करनी चाहिए। क्या थर्ड पार्टी के इंटरेस्ट हार्म हो रहे हैं? क्या जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है दैट इज नोन एंड सब्सटेंशिएटेड? What is the proposed type of communication and to whom it is addressed? And whether the parties to whom communication is addressed are appropriate recipients। इसके बाद फिर हमने बात की थी थ्रेट्स की। कितने थ्रेट्स हैं? 5।
सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड इंटिमिडेशन थ्रेट्स। ये जो थ्रेट्स हैं, इन थ्रेट्स ये कौन कौन से सर्कमस्टांसिस में व्हेन अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एंगेज्ड इन प्रैक्टिस और अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट, तो उसके सर्कमस्टांसिस को हमने डिस्कस किया था। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बट सेल्फ इंटरेस्ट और सेल्फ रिव्यू इन केस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, ये आपको कवर अप करने हैं। इन दो की लर्निंग जरूर कर लीजिएगा, पहले वाले दो की। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू इन केस ऑफ अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट अंडरटेकिंग अ पब्लिक सर्विस या प्रोफेशनल सर्विस, सॉरी पब्लिक नहीं, प्रोफेशनल सर्विस। देयर आफ्टर फिर हमने इसमें सेफगार्ड्स की डिस्कशन की थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थ्रेट्स को एलिमिनेट करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट था असाइन एडिशनल टाइम एंड क्वालिफाइड पर्सन। नंबर 2, अपॉइंट एन appropriate reviewer. Third one, using different partner and engagement team with separate reporting line in case of non-assurance engagements. Another firm to perform or re-perform a part of engagement. And last one, separate team while dealing with the matters of confidential nature. Safeguard important topic है, याद रखना है। इसके बाद हमने नोक्लार पढ़ा था। नोक्लार क्या है? ओमिशन और कमीशन, इंटेंशनल और अनइंटेंशनल दैट आर कॉन्ट्ररी टू द प्रिवेलिंग लॉ और रेगुलेशन। इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन केस ऑफ ऑडिट असाइनमेंट्स, नोक्लार की एप्लीकेबिलिटी आएगी यदि ऑडिट हो रही है एक लिस्टेड एंटिटीज की जिसकी नेटवर्थ कितनी है, दैट इज 250 करोड़ रुपीस और मोर, और कंपनी कहां पर लिस्टेड होनी चाहिए? इन इंडिया। यदि एम्प्लॉयमेंट वाले सीएस की बात करें, देन सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन द पोजीशन ऑफ की मैनेजरियल पर्सोनल बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी। तो नोक्लार में प्रोसीजर्स क्या है सीनियर प्रोफेशनल अकाउंटेंट का? obtain an understanding of the matter, address the matter, determine what further action can be taken, seeking advice and determine whether to report to appropriate authority. फिर हमने इसका डिफरेंस लिया था ऐसे 250 के साथ और इसकी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट्स डिस्कस की थी। नो क्लार्क का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट May 24 के एग्जाम में ऑलरेडी इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है। देयर आफ्टर फिर हमने मेंबरशिप को और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस को डिस्कस किया था। मेंबरशिप में सेक्शन 8 पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर आपका ध्यान रहना चाहिए। एक पर्सन डिस्क्वालीफाई होगा टू हैव हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, और वो डिस्क्वालिफिकेशंस या इनएलिजिबिलिटी क्या क्या है? डिसेबिलिटी, इनएलिजिबिलिटी, डिस्क्वालिफिकेशन। नंबर 1, एज लेस देन 21 ईयर। नंबर 2, अनसाउंड माइंड। नंबर 3, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट। नंबर 4, डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट बट कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं मिला दैट इंसॉल्वेंसी वाज ड्यू टू मिसफॉर्चून विदाउट एनी मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। नंबर 5, committed an offense involving moral turpitude and punishable with imprisonment unless pardoned by the central government. 6 point, removed from the membership being found guilty of professional or other misconduct. ये पॉइंट पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है मेंबरशिप के अंदर सेक्शन नंबर 8 का। देयर आफ्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक में सेक्शन 6 आ जाता है। नो मेंबर ऑफ आईसीएआई कैन एक्सेप्ट एनी वर्क दैट इज टू बी कैरिड आउट बाय अ मेंबर इन प्रैक्टिस विदाउट होल्डिंग द सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। बट ड्यूरिंग द पीरियड यदि किसी भी रीजन के कारण एक पर्सन की सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसल हुई है या सरेंडर हुई है,
that during that period the person is not eligible to accept the work in his capacity as a member of ICAI. However, he can accept the work in any other capacity, जैसे GST consultant, registered valuer, insolvency professional, etc. कैंसलेशन रिस्टोरेशन एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है। एक मेंबर को डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस माना जाएगा इफ ही either individually or in partnership with another chartered accountant in practice for a consideration, अपने आप को एंगेज करता है और ऑफर देता है कुछ सर्विसेज की, जैसे ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, सर्टिफिकेशन, वेरिफिकेशन और असिस्टेंस इन अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी और अदर सर्विसेज। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं वो है, क्या एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दैट इज बीइंग क्लासिफाइड एज द मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड अदर सर्विसेज में अपने आप को एंगेज कर सकता है या नहीं कर सकता। उसमें आपको ध्यान रखना है 3 सर्विसेज हैं जिसमें अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता। बताओगे क्या क्या नाम है उसके? उन 3 सर्विसेज के नाम जिसमें एक प्रैक्टिसिंग मेंबर अपने आप को एंगेज नहीं कर सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्वेश्चंस भी काफी आए हुए हैं। 3 सर्विसेज कौन कौन सी? नंबर 1 ब्रोकिंग, नंबर 2 अंडरराइटिंग, नंबर 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, राइट साक्षी? ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। जी विनय, सौम्या, बिल्कुल सही। बस ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद रखनी है, ब्रोकिंग, अंडरराइटिंग एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है सेक्शन 27 के अंदर नेम बोर्ड का टॉपिक। नेम बोर्ड, फर्म का नेम बोर्ड कहां पर लगाया जा सकता है? फर्म के ऑफिस के बाहर। रेजिडेंस पर फर्म का नेम बोर्ड नहीं लगाया जा सकता। रेजिडेंस पर सिर्फ और सिर्फ मेंबर अपने इंडिविजुअल नेम की नेम प्लेट अफिक्स कर सकता है, फर्म का नेम बोर्ड नहीं लगा सकता। देयर आफ्टर सेकेंड ऑफिस, देयर आफ्टर अनदर ऑफिस की बात आई। अ मेंबर इन प्रैक्टिस कैन ओपन एनी नंबर ऑफ ऑफिसेस इन इंडिया प्रोवाइडेड एवरी सच ऑफिस हैज अ सेपरेट इंचार्ज। एक सेपरेट इंचार्ज होना चाहिए, और वो सेपरेट इंचार्ज कौन होगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मे और मे नॉट होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ईदर एसोसिएटेड एज पार्टनर और एज एम्प्लॉय। हाउएवर 2 एक्सेप्शन है इसकी, और वो क्या है? सेकेंड ऑफिस विद इन द सेम प्रीमाइसेस और सेम सिटी और विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम द म्युनिसिपल लिमिट ऑफ फर्स्ट ऑफिस, या फिर a temporary office in plain area in case of those member who are practicing in hilly area। जो मेंबर हिली एरिया में प्रैक्टिस करते हैं उन मेंबर्स के लिए टेम्पररी ऑफिस प्लेन एरिया में ओपन करने की इजाजत मिली हुई है, सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ सर्टेन कंडीशंस। सो ये टॉपिक हमने कवर किया था। इसके बाद फिर थ्योरेटिकल टॉपिक आया था एक केवाईसी नॉर्म्स का एंड डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म। उसी डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म को अब हम शेड्यूल के हिसाब से, फर्स्ट शेड्यूल की कंप्लेंट है दैट विल बी हियर्ड बाय बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, सेकंड शेड्यूल की कंप्लेंट है विल बी हियर्ड बाय डिसिप्लिनरी कमेटी। फर्स्ट शेड्यूल के केस में बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन इफ फाउंड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट देन रेप्रीमेंड, 1 लाख तक का फाइन, 3 महीने तक रजिस्टर ऑफ मेंबर से स्ट्राइक ऑफ, नाम हट जाएगा। लेकिन यदि सेकंड शेड्यूल या बोथ शेड्यूल्स का गिल्टी है, रेप्रीमेंड, 5 लाख तक का फाइन एंड रजिस्टर ऑफ मेंबर से नाम कितने पीरियड के लिए? एनी पीरियड इंक्लूडिंग परमानेंट, रिमूव हो जाएगा। तो अब हमें जो चीज पढ़नी है वो है फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। ठीक है जी, तो चलें अब आगे। ये हैं हमारे 2 शेड्यूल्स, फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल, इसके 4 पार्ट हैं। पार्ट नंबर 1 बात करता है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर द मेंबर्स इन प्रैक्टिस, 12 क्लॉजेस।
यही आज हमें स्टार्ट करना है। इसके ऊपर आज कल 2 दिन, शायद से हो सकता है तीसरा दिन भी लग जाए। चलिए, 12 क्लॉज है, क्लॉज वाइज डिस्कशन करनी है। क्लॉज का नंबर, पार्ट का नंबर, शेड्यूल का नंबर याद रखना है। एज पर क्लॉज 1 पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, इस तरीके से आपका आंसर स्टार्ट होगा। क्लॉज 1 क्या कहता है? एक प्रैक्टाइजिंग सीए गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंट। आप किसी भी दूसरे पर्सन को अपने नाम से प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं दे सकते। हाउ एवर इफ दैट अनदर पर्सन is a member of the ICAI, that member is holding the certificate of practice and is associated with you either in the capacity as a partner or as a employee, then it is okay. तो इसका मतलब क्या है? यदि एक पर्सन सीए की प्रैक्टिस कर रहा है, देन क्या वो अपने नाम को किसी दूसरे पर्सन को अलाउ कर सकता है? इसका एक बड़ा सीधा सा एग्जाम्पल क्या बनता है? आप और आपका फ्रेंड दोनों ने साथ साथ सीए स्टार्ट की, आप सीए बन गए, आपका फ्रेंड सीए नहीं बना। 2 अटेम्प्ट और दे चुका है, वो सीए नहीं बना। उसने अपना काम स्टार्ट किया, काम ठीक चल रहा है उसका, अपना अकाउंटिंग का, कंसल्टेंसी का, लेकिन क्योंकि वो सीए नहीं है, कुछ जगह पर वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। देन क्या आप अपने फ्रेंड को अपने सीए फर्म का नाम यूज करने की इजाजत दे सकते हैं कि तुम मेरे नाम से प्रैक्टिस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोस्त हो तुम मेरे, और दोस्ती इस काम भी ना आ पाए तो क्या फायदा? दिस इज ए प्रोफेशनल मैटर, यहां पर दोस्ती काम नहीं आएगी। आप किसी भी दूसरे पर्सन को, वो कितना ही खास क्यों ना हो आपके लिए, जब तक वो एक सीए नहीं है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड नहीं करता, आपका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है, तो आप उस पर्सन को अपनी फर्म का नाम यूज करने की इजाजत नहीं दे सकते। A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allow any person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is a member holding certificate of practice and associated either as the partner or as employee. Example, CA मिस्टर ए, ये हैं आप, मिस्टर बी को अलाउ कर रहे हैं। मिस्टर बी है आपका दोस्त जो सीए नहीं कर पाया था किसी कारणवश, टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। तो आप अपने दोस्त बी को अलाउ कर रहे हैं कि तुम मेरे नाम से प्रैक्टिस कर लो। ओके, ये जो मिस्टर बी है, ही इज नॉट अ सीए। तो क्या मिस्टर ए गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का? वो एक नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपनी फर्म का नाम यूज करने की परमिशन दे रहा है जो परमिटेड नहीं है। मिस्टर ए विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। मिस्टर बी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लेकिन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड नहीं करते। तो क्योंकि मिस्टर बी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड नहीं करते, मिस्टर बी सीए हैं और मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट में हैं, या मान लीजिए वो मैं हूं आपका दोस्त। आप सीए इन प्रैक्टिस है, मैं टीचिंग के अंदर हूं, मैं सीए की प्रैक्टिस भी करना चाहता हूं, बट मैं सीओपी नहीं लेना चाहता।
मैं सीओपी नहीं लेना चाहता। क्यों नहीं लेना चाहता बताओ? यदि मैं सीओपी ले लेता हूं देन मेरे टीचिंग आवर्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। आपको पता है एक प्रैक्टिसिंग सीए मैक्सिमम कितने आवर्स की टीचिंग कर सकता है? 25 आवर्स इन अ वीक। 25 आवर्स इन अ वीक क्लॉज 11 में जाकर पढ़ेंगे, इससे ज्यादा टीचिंग नहीं कर सकता। तो मैंने सीओपी नहीं लिया, बट मैं सीओपी ना लेकर प्रैक्टिस करना चाहता हूं। तो मैंने आपको अप्रोच किया और तुम्हें कहा कि देखो यार, तुम तो सीए इन प्रैक्टिस हो, तुम क्या मैं तुम्हारे नाम से प्रैक्टिस कर लूं? मैं तो ले नहीं सकता। मैं लेता हूं तो मेरे टीचिंग आवर रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जो मेरे पास काम आएगा ना 50-50 शेयर कर लेंगे। बोलो ओके? नहीं, शेयरिंग 50-50 चलेगी, चलेगी, लेकिन आप अपनी फर्म का नाम मुझे अलाउ नहीं कर सकते। शेयरिंग की बात अभी आगे जाकर करूंगा, दूसरे क्लॉज में कवर होती है, बट ये एसोसिएशन जहां पर मैं आपके नाम को यूज कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना, आप गिल्टी बन जाएंगे। तो यदि आपने अपने दोस्त को, जो सीए तो है लेकिन सीओपी होल्ड नहीं करता, उसको अपना नाम अलाउ किया, देन आल्सो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। सीए है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है, अपनी अलग प्रैक्टिस करता है, आपका पार्टनर या एम्प्लॉय नहीं है। तो अपने नाम से प्रैक्टिस करें, आपका नाम क्यों यूज कर रहा है? तो यदि ये पर्सन अदर देन पार्टनर और एम्प्लॉय है और आपने इसको अपने नाम से प्रैक्टिस अलाउ कर दी, देन आल्सो यू आर गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। लेकिन यदि अनदर पर्सन सीए है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, आपका पार्टनर या आपका एम्प्लॉय है, देन इट इज ओके, कोई मिसकंडक्ट नहीं आएगा आपके पार्ट पर। नो मिसकंडक्ट अराइजेस ऑन पार्ट ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर ए विल नॉट बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, मैं तब तक इसका क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। मिस्टर सी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, अपने ब्रदर इन लॉ को, मिस्टर पी को, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अपने नाम से प्रैक्टिस करने की परमिशन दे रहा है। नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही आल्सो अलाउड मिस्टर टी, जो एम्प्लॉय है उसकी फर्म में, टू प्रैक्टिस इन हिज नेम। क्या मिस्टर सी अपने ब्रदर इन लॉ को और मिस्टर टी को, जो उसकी फर्म में एम्प्लॉय है, प्रैक्टिस करने की इजाजत दे सकता है? पी के केस में तो बिल्कुल भी नहीं, नो, बिकॉज ही इज नॉट अ सीए। अब क्वेश्चन रह गया मिस्टर टी का। ये क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टी के आगे लिखा नहीं हुआ ये है कौन। एज्यूम किया है ये टी सीए है और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी होल्ड करता है। अब बताओ जरा, मिस्टर टी आपका एम्प्लॉय है और सीए है, सीओपी भी होल्ड करता है, क्या ये गिल्टी होगा? क्या मिस्टर सी गिल्टी होगा यदि वो मिस्टर टी को अपनी फर्म का नाम अलाउ करते हैं? तो नहीं, नहीं होगा। लेकिन जहां तक बात है किसकी, मिस्टर पी को फर्म का नाम अलाउ करने की, उस रेफरेंस में मिस्टर सी विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। So for T, not guilty. For Mr. P, he is guilty. Right, Binay and Harshit? CAC will be held guilty of professional misconduct for allowing Mr. P,
who is not a CA to practice in his name as a chartered accountant as per clause 1. सबसे पहले आपको प्रोविजन देना है. As per clause 1 part 1 of the first schedule to Chartered Accountant Act 1949, a CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he allow any person to practice in his name as a chartered accountant unless such person is also a chartered accountant in practice and is in partnership with or employed by him. In the given situation, Mr. C, who is in practice, allow a non-chartered accountant, his brother-in-law, to practice in the name of C. Hence, C is not correct in view of clause 1 of part 1 of the first schedule. However, he can allow Mr. T, who is employee in his firm, to practice in his name. लेकिन यहां पर ये एज्यूम करना पड़ेगा आपको, assuming that he is a chartered accountant holding certificate of practice. या तो क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ है या आंसर में assumption लिखनी पड़ेगी. बट स्टडी में ये क्वेश्चन में इतना ही दिया है, ये लाइन नहीं है सीए होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बट होना चाहिए. हाँ जी, इफ वी कंक्लूड मिस्टर टी गिल्टी एज्यूमिंग नॉट अ सीए, गिल्टी टी नहीं है, गिल्टी सी है जिसने इजाजत दी है, जिसने इजाजत दी है, और मिस्टर सी तो गिल्टी है ही है. और यदि आप मिस्टर सी को गिल्टी मान लेते हैं ये कहकर कि उसने पी को एंड मिस्टर टी को, जो सिर्फ एक एम्प्लॉय है, एज्यूमिंग दैट ही इज नॉट अ सीए, एज्यूमिंग दैट ही इज ए सीए बट नॉट होल्डिंग सीओपी, देन आल्सो इट इज ओके. जहां पर भी क्वेश्चंस में कंप्लीट फैक्ट्स मिसिंग होंगे वहां पर आप अपनी अजम्पशन को देकर अकॉर्डिंगली अपना आंसर कन्वे कर सकते हैं. राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 19 के एग्जाम में आया है, मार्च 22 के मॉक टेस्ट पेपर में आया है एंड अप्रैल 23 के भी मॉक टेस्ट पेपर में रिपीट हुआ है. संत, न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल with certificate of practice, approached CA Pant, auditor of his father company Max Limited, to allow him to have some practical and professional knowledge and experience in his firm before he can set up his own professional practice. So Mr. Sant सीए हैं, सीओपी होल्ड करते हैं, उन्होंने मिस्टर पंत को अप्रोच किया कि आप मुझे कुछ प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस दे दें इससे पहले कि मैं अपनी ओन प्रोफेशनल प्रैक्टिस स्टार्ट करूं. पंत उनके फादर की कंपनी के ऑडिटर थे, तो पंत ने उनको अलाउ कर दिया 6 महीने के लिए, एक स्मॉल चैम्बर दे दिया विद infrastructure facility. In the course of his association with the CA Pant office, he used to provide tax consultancy independently to the client of the firm, filed income tax and GST return and represent before tax authorities on behalf of the firm. Independent tax consultancy, फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी रिटर्न, सीओपी है उसके पास, लेकिन ये काम उसने किसके बिहाफ पर किया? फर्म के बिहाफ पर. अभी तक के पॉइंट में क्या प्रॉब्लम है? एक पर्सन सीए है, सीओपी है, तो पंत ने संत को अलाउ किया एंड संत इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस. क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है अभी तक? तीसरी कंडीशन, कैपेसिटी क्या है आपकी? पार्टनर हो आप पंत के या एम्प्लॉय हो? पार्टनर और एम्प्लॉय, कैपेसिटी मिसिंग है. ऑल्दो नो डॉक्यूमेंट्स वर साइन,
ड्यूरिंग हिज एसोसिएशन नो सैलरी, कोई सैलरी नहीं, तो इसका मतलब नॉट एन एम्प्लॉय। और शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर नहीं है, तो इसका मतलब नॉट अ पार्टनर। उसे मिला क्या? रिम्बर्समेंट ऑफ यूजुअल एक्सपेंस लाइक कन्वेयंस, टेलीफोन एटसेट्रा, and after the end of the agreed period he was given a lump sum amount of 3 lakh rupees by CA Pant for his association, and that is out of gratitude। एम्प्लॉय नहीं है एंड पार्टनर नहीं है, बताएं क्या मिस्टर पंत गिल्टी होंगे? उन्होंने संत को अलाउ किया है अपनी फर्म में मिस्टर पंत के नाम की प्रैक्टिस को यूज करके संत ने काम किया है। बताइए क्या मिस्टर पंत गिल्टी हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के ड्यू टू द रीजन दैट ही अलाउ मिस्टर संत who is a CA holding certificate of practice to use the name of Mr. Pant, but Mr. Sant is not associated either in the capacity as a partner or in the capacity as an employee? Yes, Mr. Pant will be held guilty of professional misconduct। क्लॉज 1 का प्रोविजन, उसकी कुछ एक्सप्लेनेशन, फैक्ट्स ऑफ द केस, conclusion। Mr. Pant guilty due to clause 1 part 1 first schedule as he allow another person to practice in his firm name whereas other person is neither a partner nor an employee। ठीक है जी। तो जयदीप, विनय, साक्षी, सौम्या, मयंक बिल्कुल करेक्ट रिप्लाई है आपके। तो बताइए जी, कंटिन्यू करें विद द क्लॉज नंबर 2। क्लॉज 2, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स विद अदर्स। अब इसको समझिएगा थोड़ा सा। पहले तो एक प्रैक्टाइजिंग सीए जो अर्निंग करता है उसकी अपनी प्रोफेशनल फीस है वो सारी की सारी। क्या वो इस फीस को या प्रॉफिट्स को अपनी फर्म के प्रोफेशनल वर्क के किसी दूसरे पर्सन को दे सकता है क्या? कोई क्यों देगा? आप सीए बन जाओगे, मैं आपको कहूं आप अपनी फीस का 10% हर महीने मुझे देते रहना। सोच रहे होंगे क्या पागलपंती की बातें कर रहे हैं सर। दोगे? अपनी फीस का 10% हर महीने आप मुझे देते रहना। दोगे? जो कह रहे हैं नो, तुम कर रहे हो गलती। तुम्हें पूछना चाहिए था बदले में क्या दोगे। सीधा नो मत कहा करो। सुन तो लो, मैं क्यों मांग रहा हूं तुम्हारे से 10%। मैं तुम्हें हर महीने कुछ ना कुछ प्रोफेशनल वर्क अरेंज कराकर दूंगा, तुम्हारे पास कुछ क्लाइंट्स भेजूंगा, और जो क्लाइंट्स मैं भेजूंगा उनसे तुम जो अर्निंग करोगे उसकी फीस का 10% मुझे दे देना। बोलो, 10% मांग रहा हूं, सिर्फ 10%। ऐसे अरेंजमेंट तो बहुत जगह होते नहीं है क्या? जैसे डॉक्टर और फार्मा कंपनी, मेडिकल स्टोर वाले इस तरीके के अरेंजमेंट नहीं करते क्या? करते हैं। तो मैंने भी तुम्हारे साथ ऐसा अरेंजमेंट किया, तुम्हें क्या नुकसान है? तुम्हें कोई नुकसान हो रहा है?
और मेरे को भी कोई नुकसान नहीं हो रहा, मैं प्रैक्टिस करता नहीं हूं, तुम प्रैक्टिस करते हो, तुम्हारा भी भला हो जाएगा, मेरा भी भला हो जाएगा। बट क्या काम आपने अपनी मेहनत से लिया? हैव यू सिक्योर द वर्क विद योर एफर्ट्स? बताइए, नहीं। आपने हेल्प ली है, आपने अरेंजमेंट किया है, किसके साथ? किसके साथ? आपकी फ्रेटर्निटी का एक मेंबर हूं मैं। आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या मेरे से ये अरेंजमेंट कर सकते हो या नहीं कर सकते? मैं यदि सीए नहीं होता तो एक अलग बात होती। आई एम अ मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, तो आप मेरे से ऐसा अरेंजमेंट करें, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अपनी फीस का 10% मुझे दे सकते हैं। आपकी फर्म में एक पार्टनर है, रिटायर हो गया, वो कहता है कि ड्यूरिंग द कोर्स, जब से ये फर्म बनी थी मैं एंगेज था, और अब मेरे जाने के बाद इस फर्म का फायदा तो तुम ही उठाओगे, तो अगले 5 साल तुम मुझे फर्म की टोटल कलेक्शन का 5% दे देना, मैं इस शर्त पर रिटायर होऊंगा। एग्रीड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दीजिए। फर्म के एक पार्टनर की डेथ हो गई। पार्टनर की डेथ के बाद फर्म चाहती है पार्टनर, डिसीज्ड पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को यह अमाउंट दिया जाए। ठीक है, दे दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड में ऐसी बात लिखी गई है। तो पार्टनर को तो दे ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यदि जैसा अरेंजमेंट आपने मेरे साथ किया था सीए के साथ, क्या वैसा ही अरेंजमेंट आप कंपनी सेक्रेटरी के साथ, कॉस्ट अकाउंटेंट के साथ, एडवोकेट के साथ, एक्चुअरी के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, इंजीनियर के साथ, एमबीएस के साथ कर सकते हो? हां, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ आपको ये बात अलाउ करता है। तो इसका मतलब आप अपनी प्रोफेशनल वर्क की अर्निंग का एक पार्ट यदि किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर करते हैं, देन यदि वो पर्सन प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी में फॉल करता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि वो पर्सन जिसको आपने अपने प्रोफेशनल वर्क का एक अमाउंट पे किया है, वो प्रिस्क्राइब्ड कैटेगरी में फॉल नहीं करता, तो इसका मतलब आप ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हो प्रॉफिट शेयरिंग का जो लॉ अलाउ नहीं कर रहा, फर्स्ट शेड्यूल का क्लॉज 2 अलाउ नहीं कर रहा, आप गिल्टी बनेंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। सो सेकेंड शेड्यूल के पार्ट 2 ने रीजनेबल अरेंजमेंट, सॉरी पार्ट 1 के क्लॉज 2 ने एक रीजनेबल प्रॉफिट अरेंजमेंट अलाउ कर रखे हैं। उस एक्सटेंट तक आप प्रॉफिट अरेंजमेंट करिए, प्रॉफिट शेयरिंग के अरेंजमेंट करिए, उसके बियॉन्ड नहीं, उसके बियॉन्ड नहीं। A CA in practice deemed to be guilty of professional misconduct if he pay or allow or agree to pay or allow directly or indirectly any share, commission or brokerage in profit of professional work with others, एक्सेप्ट एक्सेप्शन आ गई। अब मेंबर के साथ आप कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको अपना एग्जांपल दिया था। अपने पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटायर्ड पार्टनर के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर प्रोवाइडेड पार्टनरशिप डीड में अलाउ किया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन्स हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन कहां प्रिस्क्राइब है? रेगुलेशन नंबर 53A के अंदर। क्या है वो प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन? कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, एलएलबी एंड एमबीए। इनको आप कह सकते हैं सुपर 8, सुपर 8।
8 क्वालिफिकेशन, या आप प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हैं विद द मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज, मेंबर्स के साथ। रेगुलेशन 53A, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया, मेंबर्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट मेंबरशिप भी देते हैं, जैसे हमारा इंस्टीट्यूट। क्वालिफिकेशन भी है, आप सीए बन गए, कैसे बने, फाइनल का एग्जाम पास किया, आर्टिकलशिप कर ली, सब कुछ कर लिया, यू आर ए सीए। बट मेंबरशिप अलग है, जब आप रजिस्टर ऑफ मेंबर में अपना नाम एंटर करवा लेते हैं। सो दोनों चीजें, यदि ये पर्सन इन इंस्टीट्यूट्स के मेंबर हैं, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईआईए, आईएआई या बार काउंसिल, मेंबरशिप नहीं है बट आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, देन आल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इन पर्संस के साथ प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट कर सकता है। इनके अलावा किसी पर्सन से प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट करेगा तो गिल्टी होगा। इतने पार्ट के ऊपर मैं पहले आपको कराता हूं एक दो क्वेश्चन। एमटीपी अक्टूबर 19 का क्वेश्चन है, मिस्टर के प्रैक्टिसिंग सीए गेव 50% ऑफ ऑडिट फी रिसीव्ड बाय हिम टू मिस्टर एल who was not a chartered accountant under the nomenclature of office allowance, and such an arrangement continued for a number of years। तो क्या आप अपनी ऑडिट फी का 50% अपने एम्प्लॉय को दे सकते हैं जो एम्प्लॉय चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, इन द नेम ऑफ ऑफिस अलाउंस? हाँ, क्या कह रहे हो? एफ पॉइंट की नीड ही क्या थी जब सब ई पॉइंट में कवर हो गए, जब सब ई पॉइंट में कवर हो गए। बिल्कुल सही कह रहे हो कि एक पर्सन मेंबर तो तभी बनेगा, एक पर्सन मेंबर तो तभी बनेगा यदि उसके पास ये क्वालिफिकेशंस होगी तो यदि नहीं भी लिखते तब भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लिखा हुआ है स्पेसिफिकली तो हमने कवर कर लिया। और इसके रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंस जब आप क्लॉज 4 पढ़ोगे ना तब सामने आएगा। एक रेगुलेशन 53 भी आपके सामने आएगी। सो क्या मिस्टर के गिल्टी होगा? जी हां, मिस्टर के विल बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट as per clause 2 part 1 first schedule chartered accountant act। सीए इन प्रैक्टिस गिल्टी होगा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का इफ ही पे और अलाउ और एग्री टू पे और अलाउ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ प्रोफेशनल बिजनेस टू एनी पर्सन अदर देन। फैक्ट्स ऑफ द केस, Mr. K will be deemed to be guilty of professional misconduct. Bar Council not covered in F। Bar Council तो ये रहा ना, F में कवर्ड है और E में लॉ कवर है। जिसने एलएलबी कर रखी है वही तो बार काउंसिल का मेंबर बनेगा ना। MTP October 22, C.A. Vasu started his practice from 15th August 24। On 16th of August, one female candidate approached him for the articleship। In addition to monthly stipend, C.A. Vasu also offered her 2% profits of his CA firm। लो जी लो, भगवान ऐसा प्रिंसिपल हर सीए आर्टिकल को दे। ये मैं हर लेक्चर में जब भी क्वेश्चन ये कराता हूं तो अपने आप ही मन से ये बात निकलती है
कि एक प्रैक्टाइजिंग सीए अपने आर्टिकल को स्टाइपेंड के साथ साथ प्रॉफिट का 2% भी दे रहा है, क्योंकि हमारे प्रोफेशन में काफी बच्चों को तो स्टाइपेंड ही नहीं मिलते। आर्टिकल एग्री टू टेक बोथ 2% ऑफ द प्रॉफिट एज वेल एज स्टाइपेंड। इंस्टीट्यूट ने लेटर लिखा, वासु को ऑब्जेक्शन उठाई, 2% प्रॉफिट आप कैसे शेयर कर सकते हैं। वासु ने कहा मैं तो 2% एक्स्ट्रा दे रहा हूं ओवर एंड अबव द स्टाइपेंड, जो स्टाइपेंड है उससे ज्यादा दे रहा हूं टू हेल्प द आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल की फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। आप स्टाइपेंड 5,000 की जगह 20,000 दो, आप 20,000 की जगह 40,000 दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप क्लियरली प्रॉफिट का शेयर दे रहे हो 2%। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। स्टाइपेंड आप जो मर्जी दीजिए, किसी भी फॉर्म में दीजिए, स्टाइपेंड दीजिए, बट नॉट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। आप शेयर ऑफ प्रॉफिट दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, वो चीज परमिटेड नहीं है हमें। क्लॉज 2 का प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, कंक्लूजन, गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। चलिए अब थोड़ा सा क्लॉज 2 में चलेंगे एक स्टेप आगे। कॉन्सेप्ट को समझिएगा पहले। एक प्रैक्टाइजिंग सीए है, उनकी हो गई डेथ। प्रैक्टाइजिंग सीए, एक रोड एक्सीडेंट में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई और ऑन द स्पॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की डेथ हो गई। वो बड़े ही नामी गिरामी चार्टर्ड अकाउंटेंट थे और अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप की फर्म में प्रैक्टिस कर रहे थे। ओके, बहुत अच्छा रिनाउंड नेम था उनकी फर्म का, जिस शहर में वो प्रैक्टिस करते थे। उनकी डेथ के बाद जो उनकी फर्म का नाम था वो हो गया फ्री। तो उसी शहर के एक दूसरे सीए ने ये फर्म का नाम कर दिया अप्लाई, कि ये नाम मुझे दे दो। अब इंस्टीट्यूट ने भी ये नाम उसको अलॉट कर दिया, क्योंकि वो नाम फ्री हो चुका था। अब बताओ, क्या ये जो दूसरा सीए है, जो पुराने सीए की जिसकी डेथ हो गई थी, उसके नाम की प्रैक्टिस, जमी जमाई प्रैक्टिस खींच सकता है या नहीं खींच सकता अपनी तरफ? फर्म का नाम तो वही है ना आज भी, अंदर प्रोप्राइटर चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया, बट इट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम तब तक नहीं है जब तक उस प्रोप्राइटर के जिसकी डेथ हुई उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉब्लम नहीं है। लीगल रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉब्लम हुई, उन्होंने कहा ये जो फर्म का नाम है एबीसी एंड एसोसिएट्स, ये तो आज की डेट में एक ब्रांड है इस शहर का। एबीसी एंड एसोसिएट इस नाम की ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। मिस्टर ए जिसकी डेथ हो गई, वो 25 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे और उन्होंने इस ब्रांड वैल्यू को बनाने में अपनी काफी एफर्ट्स किए हैं, एक उम्र निकाल दी, उसके बाद डेथ हो गई। तो इस नाम पर किसका अधिकार है? मिस्टर ए की डेथ के बाद उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव का अधिकार है। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने कहा आईसीएआई सीए इंस्टीट्यूट, आप कैसे ये नाम किसी दूसरे को अलॉट कर सकते हो? आईसीएआई कहता है मिस्टर ए को ये नाम किसने दिया था? आईसीएआई ने दिया था। अब मिस्टर ए की डेथ हो गई तो हम ये नाम किसी और को अलॉट कर सकते हैं, हमने बेचा थोड़ी है, हम तो अलॉट कर रहे हैं। तो मिस्टर ए की विडो ने कहा सर, इस नाम की एक ब्रांड वैल्यू है, कोई दूसरे सीए हैं, वो हमें 50 लाख रुपए देने के लिए विलिंग है इस ब्रांड वैल्यू के। यदि मिस्टर ए जिंदा होते, वो तब भी तो ये फर्म का नाम किसी और को बेच सकते थे।
अब उनकी डेथ के बाद आप ऐसे ही किसी को अलॉट कर रहे हो, ये जस्टिफाइड नहीं है। देन काउंसिल की मीटिंग हुई और डिसाइड किया गया 1 अक्टूबर 98 में, 98 आज से 26 साल पहले, कि यदि इस तरीके से एक प्रोप्राइटर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव इस फर्म के नाम को किसी दूसरे सीए को बेच सकते हैं। इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बेचा जा सकता है। आईसीएआई ये नाम उस पर्सन को दे देगा जिसने इस नाम को खरीदा है, लेकिन कंडीशन है डेथ के 1 साल के अंदर अंदर लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपनी इंटेंशन आईसीएआई को बताएं कि वो बेचना चाहते हैं नाम को, एंड जो सेल है इस ब्रांड वैल्यू की, गुडविल है, प्रैक्टिस है, उस सेल की ट्रांजैक्शन को आपको 1 ईयर के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करना है। अब प्रॉब्लम है, जो सीए ये खरीदेगा नाम, वो पेमेंट कर रहा है 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, किसको? टू whom द पेमेंट इज मेड? एक नॉन सीए को। सीए जिसकी डेथ हो चुकी है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। तो सीए जिसने ये पेमेंट की वो तो क्लॉज 2 में गिल्टी हो गया। वो पेमेंट कर रहा है एक पर्सन को जो उसका पार्टनर नहीं है, जो आईसीएआई का मेंबर नहीं है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिसीज्ड प्रोप्राइटर का है, पार्टनर का नहीं है। वर्ड यूज था डिसीज्ड पार्टनर। या वो जिसको पेमेंट कर रहा है वो इनमें से किसी कैटेगरी में फॉल नहीं कर रहा। तो काउंसिल ने कहा इसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा, इसको मिसकंडक्ट नहीं माना जाएगा। तो एक सीए, एक प्रैक्टाइजिंग सीए यदि अपने प्रॉफिट का कोई पार्ट डिसीज्ड प्रोप्राइटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे रहा है, किस लिए? फॉर बाइंग द प्रैक्टिस ऑफ डिसीज्ड प्रोप्राइटर। वो डिसीज्ड प्रोप्राइटर की प्रैक्टिस को खरीद रहा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव से। इट्स ओके, आप ये प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, बट कंडीशन है क्या? ये जो अमाउंट है ये लंप सम में अप फ्रंट डिसाइड होना चाहिए, कितना अमाउंट दिया जाएगा। पेमेंट इंस्टॉलमेंट में कर सकते हो, अमाउंट लंपसम निकालना है। पेमेंट आप इंस्टॉलमेंट में 2 सालों में दोगे, 5 सालों में दोगे, 3 सालों में दोगे, इट्स ओके। अच्छा, यदि ये प्रैक्टाइजिंग सीए कहता है मैं आपको पेमेंट कैसे करूंगा, मैं जैसे जैसे प्रैक्टिस करूंगा जितनी कलेक्शन आएगी उसका 25% नेक्स्ट 5 इयर्स तक आपको देता रहूंगा, क्या ये अलाउड होगा? ये तो अनसर्टेन हो गया, कंटीजेंट हो गया, नॉट अलाउड। पेमेंट अपफ्रंट हो डिसाइड होनी चाहिए, लमसम अमाउंट इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, अमाउंट टू बी डिटरमिन इन लमसम, परसेंटेज ऑफ फ्यूचर रियलाइजेशन इज नॉट परमिटेड। अब इसमें एक दूसरा चैलेंज और आया। उसी मीटिंग में एक सीए ने मुद्दा उठा दिया, आपने कहा कि 1 साल में ये इंटीमेशन देना होगा, 1 साल में ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट करनी होगी, लेकिन कई बार क्या होता है इस प्रोप्राइटर की डेथ के बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अंदर आपस में डिस्प्यूट है, झगड़ा है कि इस नाम पर किसका अधिकार है, विडो का, बेटे का, बेटी का, अदर फैमिली मेंबर्स का, पेरेंट्स का, किसका अधिकार है। तो आईसीएआई ने कहा ये तो हम डिसाइड नहीं करेंगे, झगड़ा आपका है तो आप ही सुलझाओगे,
तो आप आईसीएआई ने कहा हां, हम ये जो नाम है ना ये रिजर्व कर देंगे, कब तक? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। जब आपका झगड़ा सेटल हो जाएगा तब तक प्लस 1 साल और, तब तक प्लस 1 साल और हमने ये नाम किसी और को नहीं देंगे हम। आप अपना झगड़ा सुलझा लो, झगड़ा सुलझा के 1 साल और है, जिसको आपने नाम बेचना है बेच दो, हम तब तक ये नाम किसी और को अलॉट नहीं करेंगे। हां, कि आप नाम बेचना चाहते हैं उसकी इंटीमेशन डेथ के 1 साल में जरूर दे देना। इंटीमेशन इज टू बी गिवन टू आईसीएआई विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। तो अब हमारे पास दो केस आ गए। डेथ हो गई किसकी? ऑफ अ प्रैक्टाइजिंग सीए जो प्रोप्राइटर की कैपेसिटी में प्रैक्टिस करता था। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर विलिंग टू सेल द गुडविल ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्लस अनदर प्रैक्टाइजिंग सीए इज विलिंग टू बाय। बेचना चाहते हो तो कोई खरीदार भी तो होना चाहिए ना। कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है तो आपको क्या करना है? इंटीमेशन विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, एग्जीक्यूट द ट्रांसेक्शन विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। तो आईसीएआई इस नाम को अबेयंस में रखेगा, अबेयंस मतलब रिजर्व में रखेगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, इंटीमेशन देना है 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ, एग्जीक्यूट करना है आपको 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो आईसीएआई इतने पीरियड तक इस नाम को अबेयंस में रिजर्व में रखेगा, किसी और को अलॉट नहीं करेगा। बाकी बातें कंसीडरेशन, लमसम, पेमेंट, may be in installment. Consideration as a percentage of future realization not permitted. तो ये क्लॉज नंबर 2 में रिजोल्यूशन पास किया था आईसीएआई की काउंसिल ने विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ गुडविल। तो जो ये अनदर प्रैक्टाइजिंग सीए बाय करना चाहता है इस गुडविल को तो बाय कर सकता है और इसका जो कंसीडरेशन उसको देना है वो दे सकता है। चलो अब इन पॉइंट को कवर अप कर देते हैं। सेल ऑफ गुडविल, council resolved that
sale of goodwill is permitted in case of death of a proprietor. However, ICAI की permission to practice in the name of deceased firm is to be taken within 1 year from the date of death of proprietor. However, यदि dispute exist करता है तो क्या होगा? In case of death of proprietor, legal representatives are entitled to sell the goodwill of the firm of deceased proprietor. However, if any dispute exists, condition number 1, intimation of existence of dispute is to be given to ICAI within 1 year from the date of death, and goodwill to be sold within 1 year from the date of resolution of the dispute. In this case, ICAI will keep the name of firm in abeyance for a period of 1 year from the date of resolution of dispute. Consideration to be determined in lump sum, though payment may be made in parts. Consideration as a percentage of future realization is not permitted. In case of partnership firm, when all partners die at the same time, एक आधे की डेथ होती है, आधा क्या एक या दो की डेथ होती है, तो ऊपर वाला प्रोविजन चल जाएगा। लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर के साथ आप शेयरिंग कर सकते हैं यदि पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है तो। बट सारे पार्टनर की डेथ हो जाए तो यही वाला प्रोप्राइटरशिप वाला प्रिंसिपल अप्लाई होगा। अबव काउंसिल डिसीजन वुड आल्सो बी एप्लीकेबल। इसके अलावा यदि गवर्नमेंट किसी असाइनमेंट में एज ए परसेंटेज ऑफ प्रोफेशनल फीस डिडक्ट करती है टुवर्ड्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंडिचर, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी की ऑडिट में ऑडिट फीस का 10% काट लिया जाता है। 5,000 की ऑडिट फीस है तो 500 रुपए आपके काट लिए जाते हैं, तो एक तरीके से आपने 500 रुपए वापिस किसको दे दिए? गवर्नमेंट को, टुवर्ड्स एक्सपेंडिचर। ये भी तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो गया। 5,000 की फीस है, शेयरिंग ऑफ फीस हो गई, 10% कोई और ले गया। बट ये तो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट विल नॉट अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। तो ये था क्लॉज नंबर 2। अब देखते हैं इसके 1-2 क्वेश्चन और होंगे हमारे पास सेल ऑफ गुडविल के। मिस्टर कुरैशी, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, died in a road accident. His widow proposes to sell the practice of her husband to Mr. Pardeshi for ₹5 lakh. क्या विडो ये गुडविल बेच सकती है? जी हां। प्राइस आल्सो इंक्लूड्स राइट टू यूज द फर्म नेम कुरैशी एंड एसोसिएट। क्या विडो ऑफ कुरैशी सेल द प्रैक्टिस? क्या मिस्टर परदेसी continue to practice in the name of in that name as a proprietor? Yes. Condition क्या है? Intimation is to be given to ICAI within 1 year from the date of death. Legal heir of the deceased member has to obtain the permission of council within a year of the death of the proprietor concerned. और ट्रांसैक्शन भी within 1 year complete हो जानी चाहिए, and hence act of Mrs. Qureshi is permissible and Mr. Pardesi can continue to practice in that name as a proprietor. Next, May 22 का क्वेश्चन है। C.A. Ravi, practicing chartered accountant, proprietor of Messrs. Ravi and Associates. रवि की हो गई डेथ on 15th of September 23 due to cardiac arrest. Only family member left behind C.A. Ravi was his wife Ruhi on 30th September 24.
रूही sold the practice of her husband to CA Balwan for rupees 25 lakh along with the right to use the firm name and requested the institute to consider the effect of such sale. बताइए जी। डेट ऑफ डेथ 15th of September 2023. Date of sale of goodwill 30th of September 24. She is the only family member left behind. तो डिस्प्यूट का तो कोई मतलब ही नहीं होता। Yes, whether she will be permitted to sell the goodwill after expiry of 1 year from the date of death. After expiry of 1 year from the date of death, एक साल डेथ के बाद 15 सितंबर 2023 को डेट ऑफ डेथ, उसका एक साल भी निकल चुका है। उसके बाद 30th of September जी बिने, इट इज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर। तो क्या रूही सीए बलवान को ये प्रैक्टिस सेल कर पाएगी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डेथ? जवाब है नो, शी कांट सेल एज 1 ईयर हैज लैप्स्ड। क्या सीए बलवान कंटिन्यू टू प्रैक्टिस एज प्रोप्राइटर इन द नेम ऑफ रवि एंड एसोसिएट? जब वो बेच ही नहीं सकती तो ये खरीद नहीं सकता। हाँ, आईसीएआई यदि इसके नाम को, इस फर्म के नाम को इसको अलॉट कर देता है बलवान को बाद में, तो ये कर पाएगा, बट अदरवाइज नो। बट क्वेश्चन के फैक्ट्स के बेस पर तो हम 1 ईयर वाली ट्रांजैक्शन के बेस पर अपना रिप्लाई देंगे, जवाब आएगा नो। Provisions, facts of the case, conclusion. As more than 1 year elapsed since date of death of Mr. Ravi, Ruhi can't sell the practice to Balwan on 30th of September 24. CA Balwan cannot practice in the name of Messrs. Ravi and Associate as the transaction of sale of goodwill occur after 1 year of death of Mr. Ravi. यहीं तक क्वेश्चन थे क्लॉज नंबर 2 के। हाँ जी, कोई डाउट क्लॉज 2 पर? एनी डाउट ओवर क्लॉज 2? चलिए आगे बढ़ते हैं। सर, रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज में आईआईए की फुल फॉर्म क्या है? कहां गया ये 2 इंस्टीट्यूट हैं। एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। एक्चुअरी एक आर्किटेक्ट प्रोफेशन का और एक एक्चुअरियल प्रोफेशन का। क्लॉज 2 का जस्ट रिवर्स, क्लॉज 2 का जस्ट रिवर्स। क्लॉज 2 में आप अपने प्रोफेशनल वर्क के प्रॉफिट को किसी दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। क्लॉज 3 में क्या आप किसी दूसरे पर्सन के प्रोफेशनल वर्क का कोई प्रॉफिट आप शेयर कर सकते हैं क्या? यदि आपके पास कोई लीगल केस आया क्लाइंट का, आप किसी क्लाइंट के केस को टैक्स मैटर्स में रिप्रेजेंट कर रहे थे, कमिश्नर अपील में आप केस जीत गए, बट डिपार्टमेंट आईटी-एटी में चला गया, आईटी-एटी के अंदर आपका क्लाइंट केस हार गया, आपने रिप्रेजेंट किया था। अब क्लाइंट कह रहा है हाई कोर्ट में जाना है, हाई कोर्ट में तो सीए अपीयर हो नहीं सकता। हाई कोर्ट में कौन अपीयर्ड होगा?
एडवोकेट, लॉयर। तो अब क्लाइंट कह रहा है मैं किसी लॉयर वॉयर को मैं नहीं जानता, आप बताओ किसको करना है। तो मैंने कहा मिस्टर सो एंड सो को हायर कर लेते हैं, अच्छी प्रैक्टिस है उनकी टैक्स में और काफी अच्छी पकड़ है हाई कोर्ट के मैटर्स में उनकी। मिस्टर सो एंड सो से बात की गई, उन्होंने फीस मांगी 10 लाख रुपए। मैंने उनसे कहा 10 लाख रुपए क्लाइंट फीस दे देगा, बट क्योंकि मैं आपको ये केस रेफर कर रहा हूं, मेरा हिस्सा कितना, आई एम रेफरिंग द मैटर टू यू मिस्टर सो एंड सो, मेरा शेयर कितना। मैं एडवोकेट को शेयर देता हूं तो मैं एडवोकेट से शेयर ले भी तो सकता हूं ना, हाँ या ना। जब दे रहे हैं तो ले भी सकते हैं, बिल्कुल। तो किससे ले सकते हो? चार्टर्ड अकाउंटेंट से, बिल्कुल लो, वो तो अपना भाई बंधु है। पार्टनर से, हाँ लो ना, पार्टनर से लेने में क्या दिक्कत है। मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सन्स हैविंग स्पेशलाइज्ड क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इनके अलावा किसी और से लोगे तो आईसीएआई के मेंबर को छोड़ दो, पार्टनर को छोड़ दो, या मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज को छोड़ दो, या पर्सन्स हैविंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन अंडर रेगुलेशन 53A, इनको छोड़कर किसी और से शेयरिंग करोगे तो देन फिर हम भी गिल्टी हैं। हम नहीं ले सकते थे, जब हम दे नहीं सकते किसी और को इनके अलावा, तो इनके अलावा किसी और से ले भी नहीं सकते। Clause number 3, restrictions on sharing of others' profit. A CA in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct if he accept or agree to accept any profits of professional work who is not a member of ICAI. तो ICAI के मेंबर से ले लो, and this restriction is not applicable in respect to the persons covered under regulation 53A. Persons having prescribed qualification या members of recognized professional bodies, इनसे आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको दे सकते हो उनसे ले भी सकते हो, एक्सेप्ट पार्टनर की डेथ हो गई, उसके बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे तो सकते हो, पार्टनरशिप डीड अलाउ करती है, लेने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता ना। रिटायर्ड पार्टनर यदि वो आईसीएआई का मेंबर है देन ले लो, बट क्वेश्चन है ये देंगे क्यों आपको, ये देंगे क्यों आपको कुछ भी, ये देंगे ही नहीं, तो लेने का मतलब ही नहीं होता। तो लॉजिकल रीजनिंग अप्लाई करनी है यहां पर। लेंगे तो हम तब जब कोई पर्सन देगा, ये तो देंगे ही नहीं। तो क्लॉज 3 के रेफरेंस में रिटायर्ड पार्टनर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड पार्टनर का क्वेश्चन ही नहीं आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन है, चलो करते हैं। नवंबर 19 का क्वेश्चन है, CAP, a newly qualified chartered accountant in practice, in order to increase his professional practice and client base, enter into an agreement with Mr. A qualified and experienced registered valuer, to share 20% of the professional fees for all cases of valuation referred to him by CAP. रजिस्टर्ड वैल्यूअर के साथ अरेंजमेंट कर रहा है और 1,20,000 रुपए मिस्टर ए से रिसीव करे हैं। क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर रेगुलेशन 53A में कवर हो रहा है?
बताइए जी, क्या रजिस्टर्ड वैल्यूअर रेगुलेशन 53A में कहीं पर कवर था? नहीं। तो इसका मतलब आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर से शेयरिंग नहीं कर सकते, क्योंकि रेगुलेशन 53A में उसे कवर अप नहीं किया गया है। तो क्या मिस्टर पी गिल्टी होंगे प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के? Whether Mr. P will be held guilty of professional misconduct? Of course, yes. Of course, yes. Clause 3 का provision, Regulation 53A, facts of the case, conclusion. Mr. P will be deemed to be guilty of professional misconduct by virtue of Clause 3, Part 1 of first schedule, as he accepts the professional fees from a person who is not a member of ICAI, and registered valuers are not recognized for profit sharing purpose under Regulation 53A. 53B तो पार्टनरशिप का है, बस 53A आएगा। नेक्स्ट, नवंबर 22 का क्वेश्चन है। Mr. X is a practicing chartered accountant. Mr. Y is a practicing advocate representing the matter in the court of law. X and Y decided to help each other in matter involving their professional expertise. Accordingly, Mr. X recommend Mr. Y in all litigation matter in the court of law, and Y consult X in all matter relating to finance and other related matter, which came to him in arguing various cases. Consequently, they started sharing profits of their professional work. दोनों एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं। मीन्स मिस्टर एक्स जो सीए है, he is sharing his profit with Mr. Y, and at the same time he is also sharing the profits of Mr. Y. And who is Mr. Y? A practicing advocate. That means a member of बार काउंसिल, मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या इससे शेयरिंग कर सकते हैं? लेन देन दोनों की यस अलाउड है, नो मिसकंडक्ट। क्लॉज 2, क्लॉज 3, for the purpose of clause 2 and 3, regulation 53A allows sharing of profit with an advocate. Conclusion, Mr. X will not be deemed to be guilty of professional misconduct, as clause 2 and 3 permits a CA in practice for profit sharing with members of any other professional bodies or with such other person having prescribed qualification, and advocates are prescribed under regulation number 53A. चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्लॉज नंबर 4, क्लॉज 1 2 3। क्लॉज 1 में हुआ, आप अपनी फर्म का नाम किसी दूसरे पर्सन को प्रैक्टिस के लिए अलाउ नहीं कर सकते। क्लॉज 2, आप अपने प्रोफेशनल वर्क के प्रॉफिट को किसी दूसरे पर्सन के साथ अदर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड शेयर नहीं कर सकते। क्लॉज नंबर 3, आप किसी अनदर पर्सन के एक्सेप्ट दोज प्रिस्क्राइब्ड के प्रोफेशनल वर्क के प्रॉफिट को शेयर नहीं कर सकते। क्लॉज 1 में आप नाम अलाउ कर रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को। क्लॉज 2 में आप प्रॉफिट शेयरिंग अलाउ कर रहे हैं। क्लॉज 3 में आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं किसी दूसरे के प्रॉफिट की। क्लॉज 4 में बात आती है पार्टनरशिप की। एक प्रैक्टिसिंग सीए किस किस के साथ पार्टनरशिप कर सकता है? With whom a practicing CA can enter into partnership with. A practicing CA can enter into partnership with another practicing CA. A practicing CA can enter into partnership with the person covered under regulation 53A and regulation 53B.
53A में जो क्वालिफिकेशंस हैं, क्वालिफिकेशंस कौन कौन सी? 8 क्वालिफिकेशंस थी। कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, इंजीनियरिंग, बीटेक, आर्किटेक्चर, एलएलबी एंड एमबीए। बट मेंबरशिप की जब बात आती है, मेंबरशिप की, तो वो 53A में नहीं लिखी हुई। पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप के लिए मेंबरशिप क्लॉज नंबर 53B में लिखी हुई है, और सॉरी रेगुलेशन नंबर 53B। डिफरेंस क्या है 53A एंड 53B में? 53A में मेंबरशिप है आईसीएसआई की, कोस्ट अकाउंटिंग, आईआईए, आईएआई एंड बार काउंसिल। 53B में एक स्टेप आगे बढ़ गए, प्रोफेशनल बॉडीज आउटसाइड इंडिया whose qualification of accountancy are recognized by the Council of ICAI, जिनकी क्वालिफिकेशन ऑफ अकाउंटेंसी को आईसीएआई ने रिकॉग्नाइज किया है। डिफरेंस देखो अब जरा, फिफ्टी थ्री ए में क्वालिफिकेशंस भी लिखी हैं, 53A में मेंबरशिप भी लिखी है, 53B में मेंबरशिप लिखी है। क्वालिफिकेशन 8 है, कंपनी सेक्रेटरी, कोस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअरी, आर्किटेक्ट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमबीए एंड एलएलबी। 53A में मेंबरशिप लिखी है 5, आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईआईए, आईएआई एंड बार काउंसिल। 53B में मेंबरशिप लिखी है आईसीएसआई, आईसीडब्ल्यूएआई, आईआईए, आईएआई एंड बार काउंसिल। प्लस membership of professional bodies outside India whose profession of accountancy is being recognized. तो ये एक डिफरेंस आया। 53A की क्वालिफिकेशन क्या आप बताएंगे कौन से क्लॉज के अंदर अप्लाई होंगे? 53A की क्वालिफिकेशन कौन से क्लॉज में अप्लाई होंगी? जी, 2 में भी, 3 में भी, 4 में भी। 53A की मेंबरशिप किस पर अप्लाई होगी? 2 में, 3 में। पार्टनरशिप क्लॉज 4 की मेंबरशिप के लिए 53B यूज करेंगे, 53B यूज करेंगे। सो क्वालिफिकेशन, ये 8% प्रॉफिट दे सकते हैं, ले सकते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप कर सकता हूं। इन पर्संस के साथ प्रॉफिट इनको दे भी सकता हूं, ले भी सकता हूं, इनसे पार्टनरशिप भी कर सकता हूं। लेकिन members of institute or professional bodies outside India whose profession of accountancy is recognized by the council or central government, इनके साथ प्रॉफिट शेयरिंग विदाउट पार्टनरशिप नहीं कर सकता। प्रॉफिट शेयरिंग विदाउट पार्टनरशिप नहीं कर सकता। पार्टनर बन गया फिर तो पार्टनरशिप का प्रिंसिपल है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। सो
A CA in practice is deemed to be guilty of professional misconduct if he enters into partnership in India or outside India with a person other than member in practice, members of recognized professional bodies and members having prescribed qualification. बीच में बच गया एक ये बेकार सा पॉइंट, इसको मैं काट देता हूं। आज की डेट में इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है क्या पॉइंट? 2 मिनट में आपको बता देता हूं। ये पॉइंट कहता है द पर्सन्स हु बट फॉर हिज रेजिडेंस अब्रॉड आर एंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज द मेंबर। वो पर्सन जो इंडिया के रेजिडेंट होते तो बेस्ड ऑन द रेजिडेंस हमारे इंस्टीट्यूट के मेंबर बन सकते थे, लेकिन वो रेजिडेंट कहां है उनका? आउटसाइड इंडिया। इसके कारण वो मेंबर नहीं बने। तो नाउ क्या अब इनके साथ आउटसाइड इंडिया पार्टनरशिप कर लें? एक एग्जांपल देता हूं, मिस्टर एल्बर्ट लोबो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। यदि ये इंडिया में आकर अपना रेजिडेंस करते, हाइपोथेटिकली मान लीजिए आईसीएआई इजाजत देता है, मिस्टर एल्बर्ट लोबो आपका स्वागत है इंडिया में, हम आपको इंस्टीट्यूट की मेंबरशिप देते हैं क्योंकि आप इंडिया में आए हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो फिर तो वो आईसीएआई का मेंबर ही बन जाता और ए पॉइंट में कवर हो जाता। एल्बर्ट लोबो इंडिया में नहीं आया, मैं ऑस्ट्रेलिया में उसके साथ पार्टनरशिप करना चाहता हूं, एल्बर्ट लोबो के साथ। क्या कर सकता हूं? क्योंकि उस इंस्टीट्यूट के साथ हमारे इंस्टीट्यूट का अरेंजमेंट था कि आपके इंस्टीट्यूट के मेंबर इंडिया में आकर अपना रेजिडेंस एस्टेब्लिश करके प्रैक्टिस करते हैं, तो हम उनको अपने इंस्टीट्यूट का मेंबर बना लेंगे। बट आपकी जानकारी के लिए बता दें, आज की डेट में ऐसा कोई भी अरेंजमेंट एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर रेजिडेंस के बेस पर इंस्टीट्यूट मेंबरशिप दे रहा। शुरुआती दौर में जब इंस्टीट्यूट बना था तब रेजिडेंस के बेस पर मेंबरशिप दे दी जाती थी मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज ऑफ आउटसाइड इंडिया। बट आज की डेट में ऐसी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। तो आज की डेट में जब ऐसी कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है, तो ये क्लॉज आज की डेट में एक रिडंडेंट प्रोविजन है। रिडंडेंट है, ये कोई रेलिवेंसी नहीं है इसकी आज की डेट में, इग्नोर। तो आपको ध्यान रखना है, मेंबर्स इन प्रैक्टिस, मेंबर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज रेगुलेशन 53B, members having prescribed qualification रेगुलेशन नंबर 53A। नाउ अब इस रेफरेंस में देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास। आरटीपी नवंबर 18 का क्वेश्चन है। Mr. P, a chartered accountant in practice, entered into a partnership with Mr. L, an advocate, for sharing of fees for the work sent by one to another। क्या हम एक एडवोकेट के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं? जी हां। लॉ ग्रेजुएट्स आर कवर्ड इन रेगुलेशन 53A and members of Bar Council of India are covered in Regulation 53B for the purpose of partnership. However, due to some disputes, the partnership was dissolved after 1 month without any fees having been received. पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई 1 महीने के बाद विदाउट एनी फीस हैविंग बीन रिसीव्ड। डिस्प्यूट है दोनों के बीच में आपस में, तो इसके कारण पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई तो हो गई, लेकिन जब तक पार्टनरशिप थी, पहला क्वेश्चन, पार्टनरशिप कर सकते हो? हां कर सकते हो। प्रॉफिट शेयरिंग कर सकते हो? हां कर सकते हैं। डिसॉल्व हो गई तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लॉज 4 का प्रोविजन,
रेगुलेशन 53, 53A एंड बी का प्रोविजन। कंक्लूजन, Mr. P will not be deemed to be guilty as of professional misconduct as clause 4 permits a CA in practice for entering into the partnership with members of any other professional bodies or with such other person having the prescribed qualification and members of Bar Council of India and persons having Bachelor of Law LLB graduates are prescribed। तो कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एज सच इस केस में एग्जिस्ट नहीं करता है। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए, एनी डाउट? क्लॉज 3 में प्रोफेशनल बॉडीज आउटसाइड इंडिया कवर है क्या? नहीं बेटा, मैं क्लॉज 3 में नहीं, क्योंकि क्लॉज 3 53A की रेगुलेशन पर चलता है। 53B की जो रेगुलेशन है उसके अंदर मेंबर्स ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज आउटसाइड इंडिया कवर है, जो क्लॉज 4 में है। उनसे प्रॉफिट अरेंजमेंट विदाउट पार्टनरशिप नहीं हो सकता, उनसे प्रॉफिट अरेंजमेंट विदाउट पार्टनरशिप नहीं हो सकता। बस एक ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट छोटा सा क्लॉज है, क्लॉज नंबर 5। आप प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये तो मनी मैटर्स है। वाई क्लॉज 3 नॉट हियर? क्लॉज 2 और 3 ये जनरली तब अप्लाई होते हैं जब पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता। तो जब क्लॉज 4 में बेसिकली पार्टनरशिप की बात की गई है और क्वेश्चन पर्टिकुलरली पार्टनरशिप के ऊपर बेस्ड था, तो हम यहां पर क्लॉज 4 का रेफरेंस देकर के बात कर रहे हैं। जब पार्टनरशिप आ गई तो पार्टनरशिप क्या अपने आप ही शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट को इंप्लाई करती है? बताइए, क्या पार्टनरशिप इटसेल्फ इंक्लूड्स शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट? हाँ या ना? पार्टनरशिप का प्रिंसिपल क्या है? एक प्रॉफिट शेयरिंग। यदि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना लिखी हुई हो तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कितना प्रॉफिट शेयर बोलता है आपस में? बताओ, हाउ मच? कितना? अरे ये तो रिप्लाई दे दो, फाउंडेशन का क्वेश्चन पूछा है। एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ no profit sharing is prescribed in the partnership deed, how the profits will be shared among the partners? किस रेशो में प्रॉफिट डिवाइड होंगे, किस रेशो में लॉसेस शेयर होंगे? इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, राइट जयदीप? इक्वल। तो जहां पर पार्टनरशिप है प्रॉफिट शेयरिंग ऑटोमेटिकली होती है, तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ, अब जवाब आए। मुझे लगता है नेट थोड़ा धीरे चल रहा है आज हमारा। 1:1 इक्वली इक्वल। राइट सचिन, मयंक, विनय, रावत सिंह, साक्षी। साक्षी, आई थिंक आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई मिल गया। क्लॉज 3 क्यों नहीं लिखा? जब पार्टनरशिप है तो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट ऑटोमेटिकली है। बात कर रहे थे अब हम क्लॉज 5 की। फाइनेंशियल मैटर से आगे हटकर अब हम वर्क सिक्योरिंग की बात करते हैं। हमें काम लेना है, काम लेने के हैं अलग अलग तरीके। एक तरीका है तुम काम लाओ, मैं तुम्हें हिस्सा पत्ती दूंगा, शेयरिंग दूंगा, पार्टनरशिप कर लो मेरे साथ, मेरी फर्म का नाम यूज कर लो। ये तो क्लॉज 1, 2, 3, 4 में कवर हो गए।
नाउ अब जो ये अरेंजमेंट्स हैं सारे के सारे प्रॉफिट शेयरिंग के, नेम के, पार्टनरशिप के, इसमें आप काम किसके थ्रू सिक्योर कर रहे हो, किसके थ्रू ले रहे हैं? तो काम को लेने के लिए आप सर्विसेज अवेल कर सकते हैं किसकी? सिर्फ अपने पार्टनर की। पार्टनर के थ्रू वर्क सिक्योर करते हो, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम्प्लॉय के थ्रू कोई काम आपको मिलता है, इट्स ओके। या आप कोई काम ले रहे हैं थ्रू द मीन्स जो सीए के लिए ओपन है, पार्टनरशिप के थ्रू, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट के थ्रू, दैट्स ओके। लेकिन if you are securing the professional work through the services of a person other than partner or employee, or the means which are not open to a CA, तो आप गिल्टी हैं प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के। फॉर एग्जाम्पल, एक इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ अरेंजमेंट किया, इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ, कि तुम्हारे पास जो टैक्स असेसमेंट के केस आते हैं जिसमें स्क्रूटनी लगी हुई हो, आप उन असेसी को मेरा नाम रेफर कर दो, मैं उनका केस डिफेंड करूंगा, जो मेरे पास फीस आएगी मैं उसका 20% आपको दूंगा। ऐसा अरेंजमेंट हमने इनकम टैक्स ऑफिसर से, जीएसटी ऑफिसर से, या एनी पर्सन जो क्लॉज 2, 3, 4 में नहीं लिखे गए उनसे करा। देन we are securing the professional work through the services of a person other than our partner or employee. We are securing the work through the services of a person, या through the means which are not open to a CA. एक पर्सन के पिताजी गवर्नमेंट ऑफिस में बहुत अच्छी पोजीशन में है, बेटा सीए बना, सीए की प्रैक्टिस शुरू की। उस सीए ने अपने फादर के लिंक्स को, फादर के इन्फ्लुएंस को यूज करके वर्क सिक्योर किया गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर, कोर्शन के थ्रू, फादर का कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू। बताएं, इज इट ओके? Securing the work through the services of a person other than partner or employee, or through the means which are not open to a CA. Simple सा example, using influence of relative in higher positions. रिलेटिव हायर पोजीशंस पर है, उनके इंफ्लुएंस को यूज करके आपने वर्क सिक्योर किया, नोट लो। इन दिस क्लॉज एम्प्लॉय नीड टू हैव सीओपी ना, जहां पर सीओपी की जरूरत होगी क्लियरली लिखा जाएगा, जहां नहीं लिखा मानकर चलिए नो नो। सो securing the work through the arrangements as prescribed under clause 2, 3, 4, ये क्लॉज 5 की कॉन्ट्रावेंशन में नहीं होंगे, विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कॉन्ट्रावेंशन, बट इनके अलावा कोई भी और मीन जो सीए के लिए ओपन नहीं है उसके थ्रू आप वर्क को सिक्योर कर रहे हैं, देन इट विल अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। राइट, ये है हमारा क्लॉज नंबर 5। और अब लेंगे एक ब्रेक, एंड आफ्टर द ब्रेक करेंगे एक क्लॉज सिर्फ, एंड दैट इज क्लॉज नंबर 6, restriction on solicitation of
वेलकम बैक। चलिए जी, कंटिन्यू करते हैं विद द नेक्स्ट क्लॉज एंड द लेंथिएस्ट क्लॉज, सबसे बड़ा क्लॉज। ब्रेक से पहले हमने 5 क्लॉज डिस्कस किए, क्लॉज 1, 2, 3, 4, 5। ब्रेक के बाद सिर्फ एक अकेला क्लॉज, क्लॉज नंबर 6, ये डिस्कस होगा। क्लॉज 6 क्या प्रोविजन देता है? क्लॉज 6 बात करता है सॉलिसिटेशन ऑफ क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क की। पहले थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं क्योंकि बहुत बड़ा क्लॉज है ये। क्लॉज 6 ने कहा कि आप जो वर्क सिक्योर कर रहे हैं, क्लॉज 5 ने बोला कि वर्क कैन बी सिक्योर थ्रू द सर्विसेज ऑफ योर पार्टनर और एम्प्लॉय और द मीन्स विच आर ओपन टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब क्लॉज नंबर 6 ने इसके ऊपर थोड़ी सी फर्दर कुछ कंडीशंस लगाई और बोला कि यदि आप किसी सर्कुलर के थ्रू, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू, पर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू और एनी अदर मींस के थ्रू किसी भी क्लाइंट को या प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉलिसिट का मतलब एक वर्क को सिक्योर करने के लिए रिपीटेड रिक्वेस्ट करना, उसको परसुएड करना, उसको फॉलो करना, देन it will be a professional misconduct. So, a chartered accountant in practice will be guilty of professional misconduct if he solicit the client or professional work by any circular. सर्कुलर क्या है? कि आपने कोई इंफॉर्मेशन थ्रू ईमेल या एनी अदर मीडिया लाइक पेपर सर्कुलेट की, पैम्फलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा दिए, पैम्फलेट सर्कुलेट करा दिए एक एरिया में, अलाउड नहीं है। एडवर्टीजमेंट, आपने अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज किया कि आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, आप एक रीजनेबल रेट पर ये सर्विसेज दे सकते हैं। एडवर्टीजमेंट अलाउड नहीं है न्यूज़पेपर में, टीवी चैनल्स के ऊपर, नो। पर्सनल कम्युनिकेशन, आपने एक कॉल सेंटर ओपन किया जहां पर एक एग्जीक्यूटिव को आपने बिठाया और टेलीफोन डायरेक्टरी दे दी और कहा कि इन नंबरों पर कॉल करो और सबको कहो 31 जुलाई रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट है, हम आपकी रिटर्न रीजनेबल रेट पर बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ फुलफिल करेंगे, कि आपका केस कभी स्क्रूटनी में नहीं लगने देंगे और स्क्रूटनी में लगा तो हम फ्री में आपको रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसी कुछ बातें नॉट अलाउड। पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और एनी अदर मींस, एनी अदर मींस। ठीक, जैसे कोई टीवी इंटरव्यू हो रहा है, उस टीवी इंटरव्यू के अंदर आप अपने बारे में, अपनी फर्म के बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें कर रही हैं क्लाइंट को या किसी प्रोफेशनल वर्क को सॉलिसिट करने के लिए, नहीं। एनी अदर मींस, जिसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है वेबसाइट ओपन करके, कि आपने एक वेबसाइट लॉन्च की और उस वेबसाइट के थ्रू आप अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, नॉट अलाउड। सो a member in practice shall be deemed to be guilty of professional misconduct कब? if he solicit, solicit का मतलब to persuade a person, making repeated request etc। एक सेकेंड, हाँ जी, वेलकम बैक। आगे की डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ रहा है, ठीक है।
तो कल की क्लास में हम आगे इस क्लॉज 6 को कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। कल क्लॉज 6 के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे।